गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग? जो पहले से कनेक्टेड है बच्चे उनको तो पता है, और जो अभी नए इंट्रोड्यूस हुए हैं बच्चे उनके लिए बता दूं, आप अमित गुप्ता सर की क्लास में बैठे हुए हो और मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है। तो फिर सभी स्टूडेंट्स को कैसे, एक एवरेज स्टूडेंट को किस तरीके से ट्रीट करना है और उनको किस तरह से गाइड करना है, उसका एक लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है। तो आज क्लास में बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है, ये ज़्यादातर क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर बच्चों को बहुत दिक्कत करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, या मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं जिसमें कि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो इन्हीं की पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें आता है पहले, एटॉमिक वेट क्या है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक चीज़ को, बेसिक जितने भी टर्म्स हैं अच्छे से समझते रहो तो इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आती है। तो एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट को अगर आप फॉर्मुलेट करो तो एटॉमिक वेट को इस तरीके से कह सकते हो, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वन एटम of a element divided by weight of 1/12 weight C12 आइसोटोप। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, जैसे फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि 1/12 वेट C12 के रिस्पेक्ट में किसी एटम का वेट कितने टाइम हैवी है, उसको एटॉमिक वेट कहा जाता है। या इसको आप डिफाइन करो तो आप कह सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स द वेट of one atom of a element is heavier than the weight of 1/12 weight of C12 आइसोटोप। तो ये इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार एक चीज आती है कि C12 क्यों लिया जाता है। तो C12 क्या होता है? स्टेबल होता है और मोस्ट प्योर फॉर्म में होता है, इसलिए C12 आइसोटोप लिया जाता है। तो किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो रेफरेंस वेट क्या लिया गया? 1/12 वेट C12 लिया जाता है, ठीक है ना। और इसको, जैसे कि सपोज मान लो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक वेट है 32 AMU। तो AMU या U के टर्म में इसको डिफाइन करें, 32 या U का मतलब है यूनिफाइड मास, AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU 1 AMU को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट है। ये एटॉमिक मास यूनिट को शो कर रहा है ये। और इसको अगर आप 1 AMU रिलेशन देखोगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि AMU का मतलब एक बहुत छोटी यूनिट को डिनोट कर रहा है, इसीलिए AMU को यूज किया जाता है एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को डिनोट करने के लिए। इसी तरह से मॉलिकुलर वेट को भी डिनोट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, मतलब बहुत एक छोटे वेट को ये रिप्रेजेंट करता है। तो सल्फर का एटॉमिक वेट अगर 32 AMU जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 32 टाइम्स हैवी है ये। किस वेट के रिस्पेक्ट में? 1/12 वेट ऑफ C12 के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स हैवी है? 32 टाइम्स हैवी है। AMU से डिनोट करें या U से डिनोट करें, इसी तरह से कोई भी दूसरा देख लो, जैसे कि ऑक्सीजन है 16 AMU लिखा जाता है। तो 16
AMU इस तरह से सिंबल है A216। तो जो ऊपर की तरफ डिनोट किया जा रहा है वो एटॉमिक वेट है 16 AMU। 16 टाइम्स हैवी है, मतलब ऑक्सीजन का एक एटम 1/12 वेट C12 के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स हैवी है? 16 टाइम्स हैवी है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। और सभी एलिमेंट के कुछ ना कुछ एटॉमिक वेट आपने देखे, इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल है, 118 एलिमेंट्स हैं, सभी के कुछ ना कुछ एटॉमिक वेट हैं। तो सभी के एटॉमिक वेट जो है वैसे याद करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको उसका एटॉमिक वेट अगर बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है तो वो जनरली दिया रहता है वो, तो सभी को याद करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन कुछ कॉमन के एलिमेंट के एटॉमिक वेट ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चन में, वो आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन बिना मोल के क्वेश्चन तो ये मान लो उससे उसी की हेल्प से होंगे, और मोल के क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादातर ज़रूरत होती है इनकी। तो ठीक है, एटॉमिक वेट की बात हो गई। और इसके बाद आते हैं एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट मतलब कोई एलिमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब कोई नेचर में कोई एलिमेंट है वो अपने आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट हो। जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का 35 एंड 37, ये इसके आइसोटोप हैं। क्या है ये? आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स हर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं। अब आप पता लगाना चाह रहे हो कि एवरेज एटॉमिक वेट क्या है, तो हम लोग को क्या है, इसके परसेंटेज दिए जाते हैं। जैसे मान लो इसका परसेंटेज x1 है, इसका परसेंटेज x2 है, जितना भी है आपको दिया जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक वेट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला बन गया। या अगर और भी जितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी एलिमेंट आपको दिए हुए हैं आइसोटोप की फॉर्म में तो समेशन AI xi अपॉन 100, इस तरह से इसको शो कर दो। समेशन AI xi, AI को लिख देते हैं। AI क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स है। और xi क्या है? परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स है। ठीक है बेटा? तो जितना भी आपको A और X की वैल्यू दी जाए उसमें पुट करके हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है? तो ये तो इस तरीके से हम लोग को एटॉमिक वेट का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नाउ एक एक टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक टर्म है, बिल्कुल ध्यान से समझते जाना, और जो फॉर्मूले आते हैं उनको याद भी करते जाना। अब देखो, एटॉमिक वेट के बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर मास कहें या मॉलिक्यूलर वेट कहें, तो मॉलिक्यूल की बात हो रही है अगर, मतलब डिफरेंट एलिमेंट से बने एक कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, डिफरेंट एटम से बना कोई कॉम्बिनेशन जो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि H2O का आपको पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? H2O मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल बोल रहे हैं इसको। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको एलिमेंट बोल रहे हैं या एटम कह सकते हैं, एटम्स हैं। तो एटम्स को कंबाइन करके क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो पहले तो हम लोग ने क्या है कि एटॉमिक वेट कहा, एटॉमिक वेट की बात कर ली, एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट डिफाइन कर दिया। लेकिन अब मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं मतलब अब इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल।
ऑफ ए कंपाउंड डिवाइड बाय 1/12 वेट ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, तो फॉर्मूला देखने में वैसे ही लग रहा है, केवल यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया। मतलब एक मॉलिक्यूल का जो मास है इस रेफरेंस वेट के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स हैवी है। जैसे कि अभी आप H2O कह रहे थे, तो H2O के लिए अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास चेक करो, मॉलिक्यूलर मास चेक करो तो कितना है, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये आ गया 18 AMU। मतलब वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है इस रेफरेंस वेट के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स हैवी हो गया, 18 टाइम्स हैवी हो गया। ठीक है, ग्लूकोज है C6H12O6, क्या है, ग्लूकोज है। इसका मॉलिक्यूलर मास चेक किया, सभी एटम के एटॉमिक वेट पता है, 12 × 6, 1 × 12, 16 × 6 ऐड कर दिया, कितना आ गया, 180 U आ गया। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल इस रेफरेंस वेट के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स हैवी हो गया, 180 टाइम्स हैवी हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक कई बार बच्चों को एक डाउट आता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन, ये दिया है। और सपोज इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 35.5 U, 30.5 ग्राम, 71 U, 71 ग्राम। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको टर्म्स का बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए, तभी ये सही भी होगा। अब यहाँ लिखा है फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन, तो सबसे पहले आपने क्या किया, मॉलिक्यूल की बात की। मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल की बात होगी। अब मॉलिक्यूल अगर क्लोरीन से मिलके बना है तो क्या बना है, Cl2 है। अब यहाँ पे Cl नहीं लिया जाएगा, Cl2 क्या है, मॉलिक्यूल है जो कि दो क्लोरीन एटम से कंबाइन होकर के बना है। तो Cl2 को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये है एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब Cl2 के लिए अगर हम मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे तो आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 35.5 इसका एटॉमिक मास है इंटू 2, तो ये आ गया 71 U। तो 71 U इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म और आ जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में GMM लिखा रहता, GMM मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होगा मतलब मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम है ये। तो अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा तो आप इसको 71 ग्राम वाला ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, अभी हम लोग को ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मॉलिक्यूलर मास तो 71 AMU या U वाला ऑप्शन टिक किया। अब अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा तो 71 ग्राम वाला ऑप्शन टिक किया जाएगा। इसी ध्यान रखना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास ग्राम में होगा पहली चीज, और वो एक मोल मॉलिक्यूल का वेट होगा, दोनों में ये फर्क है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इट इज द वेट ऑफ, it is the weight of 1 mole molecules of Cl2। ठीक है ना, it is the weight of 1 mole molecules of Cl2। जैसे Cl2 की बात कर रहे तो हमने यहाँ पे Cl2 ले लिया। बाकी कोई दूसरा अगर कंपाउंड है तो वाटर अगर लिया है तो वाटर के अकॉर्डिंग हम लोग लिख देंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट होगा। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, ध्यान रखना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ,
एक मोल मॉलिक्यूल्स का वेट हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्राम में होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या है, 71 यू में होगा। तो क्लियर है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहीं पे देखो एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये है एवरेज, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मिक्सचर। कोई एक मिक्सचर आपको दिया जाएगा, उसमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा। जैसे एयर है, एयर भी एक मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है, तो कोई भी कंपाउंड का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। तो सपोज यहाँ पे कंपाउंड्स हैं कुछ अपने पास, कंपाउंड्स कौन से हैं, ए बी सी, और इसके मॉलिक्यूलर मास सपोज एम ए है, एम बी है, एम सी है, इस तरह से जितने भी हैं ये कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स सपोज एन ए है, एन बी है, एन सी है, इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। तो अपने को पता लगाना है एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, समेशन ऑफ एम आई एन आई अपॉन समेशन ऑफ एन आई, मतलब टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। टोटल मास को टोटल मोल से डिवाइड कर दिया, मिक्सचर का टोटल जितना मास है उसको टोटल मोल से डिवाइड कर दिया, तभी लिखा है समेशन ऑफ एम आई एन आई अपॉन समेशन ऑफ एन आई, ठीक है ना। अब जैसे एयर है, एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का आपको परसेंटेज दे दिया गया, मोल का परसेंटेज दे दिया गया। तो जो भी आपको वैल्यू दी जाए उसमें आप पुट करके इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोल्स इन डिफरेंट केसेस, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा, मतलब मोल क्या है और मोल डिफरेंट केस में कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो मोल समझ लेते हैं, मोल क्या चीज होती है। तो मोल की जब भी आप बात करते हो, इसका मतलब आप एक ग्रुप ऑफ एटम्स की या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की या ग्रुप ऑफ आयंस की बात कर रहे हो। तो वन मोल मतलब एक ग्रुप को डिनोट करता है। जैसे आपको पता है कि एक डोजन है, डोजन क्या होता है, डोजन का मतलब 12 ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप है, ठीक है। डोजन एक दर्जन, एक दर्जन कोई भी चीज हो सकती है, ऑरेंजेस हो सकते हैं, बनाना हो सकते हैं। डोजन एक दर्जन, एक दर्जन का मतलब 12 ऑब्जेक्ट का ग्रुप हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप वन मोल की बात करते हो, वन मोल क्या चीज है, वन मोल एक बहुत लार्ज क्वांटिटी का ग्रुप है। इसकी वैल्यू क्या है, 6.0225 10⁻23 पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स कह सकते हो, एंटिटी कह सकते हो, ठीक है। ये जितना भी ये ग्रुप है सबके लिए यूज किया जाता है 6.0225 10⁻23। अब चूंकि नंबर इतना बड़ा है तो हर बार इसको आप एक नंबर को बार बार डिनोट नहीं करोगे, लेकिन एक इसके लिए हम लोग सिंबल यूज कर लेते हैं, जैसे एन नॉट या एन ए या एन से इसको डिनोट किया जाएगा। और इस नंबर को नाम दे देते हैं क्या, एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। तो जहां पर भी आपको ये वैल्यू पूरी शो नहीं करनी है तो वहां पर आप एन नॉट या एन ए या एन
इस तरह से एब्रीविएशन यूज कर लो। और जहाँ पे अगर क्वेश्चन में मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर देना है तो इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें। और कई बार इस वैल्यू को भी हम लोग क्या ले लेते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 6 इंटू 10⁻23 ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है, 6 इंटू 10⁻23। या कई बार क्या होता है 6.02 से आसान रहता है, तो ये देख के समझ में आ जाएगा कि अपने को इसकी वैल्यू क्या रखनी है। तो जैसा भी क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर अभी हम लोगों ने चूंकि एएमयू भी डिस्कस किया है, तो वहां हम लोग जो एक रिलेशन यूज कर रहे थे 1 AMU अपॉन 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ग्राम के बराबर हो जाता है। ये दोनों में एक रिलेशन और एन नॉट की वैल्यू रखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये इनके बीच में रिलेशन है। 1 AMU 1.66 10⁻24 ग्राम कह दो, या केजी में करना है तो -27 किलोग्राम। जैसा भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी इसको हम लोग यूज कर लेंगे, तो इसको रिलेशन को याद रखना। अब बात करते हैं डिफरेंट केसेस के लिए हम लोग मोल कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन डिफरेंट केसेस, इन डिफरेंट केसेस। अभी केसेस में क्या है कि कंपाउंड भी हो सकता है, कोई एलिमेंट के भी आपको मोल्स कैलकुलेट करने को कहे जा सकते हैं, और कोई गैसेस कंपोनेंट के भी लिए आपसे कहा जाता है कि इसमें मोल कैलकुलेशन करना है। तो इसमें सबसे पहला केस जो आता है फॉर ए कंपाउंड, फॉर ए कंपाउंड। कोई कंपाउंड दिया है आपको और उसमें नंबर ऑफ मोल्स पता लगाना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम। ग्राम में जितना भी वेट है ये आपको इस कंपाउंड का दिया जाएगा, 10 ग्राम 20 ग्राम जितना भी है वेट आप उसको पुट करोगे, डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना है, कंपाउंड का जो वेट दिया जाएगा ये जितना भी है उसको पुट करोगे और ग्राम मॉलिक्यूलर मास रखना है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बात हो गई, मतलब मॉलिक्यूलर मास ग्राम में होना चाहिए। जैसे 18 अगर वाटर का ले रहे हो मॉलिक्यूलर मास है तो 18 ग्राम में रखा जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का सिंपल सा मतलब है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा लेट से 1.8 ग्राम ग्लूकोज है, इसके नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल के लिए क्या करोगे ये फॉर्मूला लगा देंगे, वेट इन ग्राम 1.8 दिया हुआ है और डिवाइड बाय ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है ना C6H12O6, और इसका मोलर मास निकाल लो कितना आ जाएगा 180 ग्राम, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो 0.01 मोल, ये ग्लूकोज के मोल आ गए। और फिर सपोज आपसे कहा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो आप क्या करोगे 0.01 इंटू क्या कर देंगे बेटा एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। फिर न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू बता दी, उसको आप पुट कर दोगे तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला केस है, कंपाउंड के लिए आपने नंबर ऑफ मोल्स पता लगा लिए। इसी में दूसरा केस आता है फॉर ए एलिमेंट, किसी एलिमेंट के लिए अगर आपको मोल
पता लगाने, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास लेना है या ग्राम एटॉमिक वेट का है। अब ग्राम एटॉमिक मास समझ में आ रहा है ना, एटॉमिक मास इन ग्राम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक मास इन ग्राम को ग्राम एटॉमिक मास कहा जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा फॉर एग्जांपल 4.2 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो 4.2 अपॉन 14 कर दिया, 0.3 मोल्स आ गए ये। और इसी को आप कह सकते हो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी कह सकते हो। इसी को आप कह सकते हो जो ग्राम मोल है, नंबर ऑफ ग्राम एटम भी कह सकते हो। मतलब ग्राम एटम जो टर्म है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ग्राम है वेट होना चाहिए, तो ये ग्राम एटम मतलब मोल को डिनोट कर रहा है। ग्राम एटम पूछा जाएगा तो 0.3 मोल के ही बराबर 0.3 ग्राम एटम आप कह सकते हो। ठीक है ना, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ग्राम एटम हो गए, इसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूल हो गए या ग्राम आयन हो गए। ये क्या डिनोट करते हैं, ये मोल को डिनोट करते हैं। ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन क्या डिनोट करते हैं, ये मोल को डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल को डिनोट करते हैं। देखो छोटे छोटे टर्म्स हैं, लेकिन ये बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है, इन्हीं क्वेश्चंस जितने ही बनेंगे इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज करके बनेंगे। तो ये मोल्स आपने निकाल लिए, फिर आपसे सपोज पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए गए, नाइट्रोजन के कितने हैं, तो आप क्या करोगे 0.3 इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दो। फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाए तो Na की वैल्यू रख देंगे। इस तरीके से जैसा भी क्वेश्चन होगा इसको हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट के लिए मोल कैसे कैलकुलेट होंगे, इस फॉर्मूले से, वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, इसको हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, इसी का तीसरा केस आता है, फॉर ए गैस, कोई गैसियस कंपोनेंट दिया हुआ है, गैसियस कंपोनेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपने को पता लगाना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है पीवी स्क्वायर टू एन आर टी। इस फॉर्मूले का क्या नाम है, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं इसको, आइडियल गैस इक्वेशन। किसी भी गैस के लिए मोल कैलकुलेट करने हो इस फॉर्मूले को आप यूज कर लो। आइडियल गैस इक्वेशन है, P इज द प्रेशर ऑफ गैस, एटमॉस्फेयर में होना चाहिए ये। V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, लीटर में होना चाहिए। R की वैल्यू 0.0821 होती है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में होती है। T है टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। और N है, क्या है N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या नाम है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब जनरली क्या होते हैं क्वेश्चन आपको जो इसमें दिए जाएंगे वो कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन के होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन दी हुई है। तो ये एनटीपी कंडीशन है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो इसको पहले तो आप केल्विन में बदल लो। केल्विन में कितना हो गया ये केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड कर देते हैं, 273 केल्विन हो गया। फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर तो 1 दे रखा है, वॉल्यूम हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, एन को 1 रख देते हैं, आर की वैल्यू है और ये आप देखोगे 22.4 लीटर आ जाता है। मतलब एक रिलेशन आ गया कि अगर एनटीपी कंडीशन है किसी भी गैस के लिए, तो उसका जो एक मोल, क्योंकि आपने एन की जगह क्या रखा है 1 रखा है उसका एक मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है बेटा, फॉर एनी गैस एट एनटीपी 1 मोल गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको स्टैंडर्ड है वैल्यू, इसको आप यूज कर लेना, इससे बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हो आंसर क्या आना चाहिए। पूरा कैलकुलेट करने की, पूरा आइडियल गैस इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं रहती, तो उससे थोड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह से अगर मान लो एसटीपी कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एसटीपी कंडीशन दिया हुआ है, और आपको, तो अगर आपको एसटीपी कंडीशन दिया हुआ है तो इसका ये मतलब है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर। प्रेशर का एक यूनिट बार भी होता है, और 1 एटमॉस्फेयर और बार के बीच में रिलेशन 1 एटमॉस्फेयर 1.01 बार के बराबर होता है, दोनों में रिलेशन हो गया। और फिर से आप इसको पीवी इक्वल टू एनआरटी की हेल्प से पता कर लोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी की हेल्प से पता कर लेंगे। तो यहाँ पे 22.4 अपनी वैल्यू निकल के आ रही थी पहले, अब 22.4 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगी, 22.7 ले लेते हैं हम लोग उसको तो ध्यान रखना है एसटीपी दिया हुआ है, तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.7 लीटर हो जाएगा किसी भी गैस के लिए इस फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ही रखा जाएगा, तो एक कन्वर्जन फैक्टर यूज कर लेना। ठीक है, तो एसटीपी कंडीशन हो के लिए हो जाएगा ये अब मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ लेट्स से 8 ग्राम मीथेन एट एनटीपी कंडीशन, एनटीपी कंडीशन, ठीक है ना, एनटीपी कंडीशन पर 8 ग्राम मीथेन है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या किया जाए, सबसे पहले मोल निकाल लो। मोल कैसे निकाले जाए, 8 अपॉन मीथेन का फॉर्मूला पता है ना, मीथेन का फॉर्मूला क्या है CH4, तो वेट अपॉन इसका मोलर मास कितना आ गया 0.5 मोल आ गया, और वॉल्यूम एनटीपी कंडीशन पर वॉल्यूम निकालना है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो इसका मतलब हम लोग क्या करें 22.4 इंटू 0.5 कर दें, तो 11.2 लीटर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, मोल निकाले फिर डायरेक्ट ये रिलेशन हम लोगों ने यूज कर लिया। तो इस तरीके से इससे क्या है कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है और ज़्यादातर क्वेश्चन में चूंकि ये रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और जो लोग क्लास कनेक्ट हैं पिछले सेशन से, तो आप जानते हो इस टाइप के कितने सारे क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी डिस्कस किए, मॉड्यूल वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन इसके दिए जाते हैं। तो यहाँ से आप जितना भी एक बार समझ लेते हो तो उसको अपने कुछ क्वेश्चन में भी अप्लाई करो, अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन में भी अप्लाई करो, या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसके क्वेश्चन में अप्लाई करो, तो उसमें भी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आज लेक्चर में डिस्कस की, तो क्वेश्चन में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना।
तो ये किसी गैसियस कंपोनेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं उसका तरीका है ये, ठीक है ना बेटा। इसके बाद इसमें बात आता है स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, बच्चों को क्या है कि इसमें बहुत दिक्कत होती है, कोई रिएक्शन दी जाए उससे हम लोग किस तरीके से मोल को यूज करके स्टाइकोमेट्री को यूज करके कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इसके वो बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 50 ग्राम प्योर सैंपल, इम्प्योर सैंपल लाइमस्टोन का है, ये इम्प्योर सैंपल है कोई, लेट से 40% दिया हुआ है आपको ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है बेटा, 50 ग्राम इम्प्योर सैंपल है कोई लाइमस्टोन का, 40% प्योर है ये, 40% प्योर है मतलब इसमें कुछ इम्प्योरिटी होगी, 60% बाकी जो बची वो इम्प्योरिटी होगी। एज हीटेड, इसको हीट किया जा रहा है। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड आउट द वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, कितना हुआ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले CO3 हीट किया जा रहा है, CaO प्लस CO2, ये सॉलिड है, ये गैसियस है, ये सॉलिड है, इस तरह से इसका हीटिंग किया जा रहा है। अब चूंकि 50 ग्राम इम्प्योर सैंपल है ये, तो आप पहले इसका प्योर वाला वेट निकाल लो कितना हुआ। तो इसका वेट अगर हम देखें कितना है, 50 इंटू इसका प्योरिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखोगे 20 ग्राम आ गया, और फिर आप इसके मोल बना दो। मोल कितने हो गए, 0.2 मोल हो गए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहां पर कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 1 मान लो आप, ऐसे यहाँ पे 1 मान लो, ऐसे यहाँ पे 1 मान लो। 1 मोल CaCO3 से 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो CO2 के मोल आ गए अपने पास कितने, 0.2 मोल आ गए। और अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, CO2 का वेट पूछा गया था, तो वेट ऑफ CO2 आ गया 0.2 इंटू CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44, तो आप देखोगे 8.8 ग्राम आ गए CO2 का वेट। सपोज आपसे पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP कितना हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स 0.2 है, और एक मोल कितना होता है NTP पर, 22.4 होता है, उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा, और इसको भी आप चेक कर लो, 4.48 लीटर हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। इस तरीके से वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है, वेट भी पूछा जा सकता है, और पूछा गया कि मान लो रेसिड्यू कितना बचा, रेसिड्यू भी आपसे पूछा जा सकता है कि वेट ऑफ रेसिड्यू कितना है। तो रेसिड्यू का वेट निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका जो इम्प्योर वाला पार्ट है, कितना इम्प्योर है ये, 20 ग्राम, तो CaCO3 मतलब 30 ग्राम हो गया इम्प्योरिटी का वेट, है ना। तो 30 ग्राम इम्प्योरिटी का वेट, और ये जो CaO बन के आया है, इसको जब आप ऐड कर दोगे तो वो रेसिड्यू का वेट माना जाएगा। अब यहाँ पे ये और पता कर लो, CaO बन के कितना आया है 0.2 मोल लिया था, तो 0.2 मोल CaO के भी बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं वेट ऑफ रेसिड्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी जितनी है प्लस वेट ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड, क्योंकि CaO क्या है, सॉलिड होगा, CO2 तो गैसेस बन के आई, ये CaO सॉलिड होगा,
और इम्प्योरिटी भी कुछ बच गया, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है ना, दोनों को ऐड करके अपने को पता लग जाएगा रेसिड्यू इसका कितना है। तो आप देख रहे हो इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी इसमें कितनी थी, 30 ग्राम। तो 30 ग्राम तो इम्प्योरिटी हो गया, और 0.2 मोल ये बन के आया था, और इसको इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये, $42.2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, तो रेसिड्यू का वेट निकल आया। इस तरीके से क्वेश्चन में जो भी रिएक्शन दी जाए, इस तरीके से आप उसको अप्रोच करके पता लगा सकते हो। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं इसको। इसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। जनरली ये भी मैंने देखा कि कॉन्सेप्ट है, बहुत स्टूडेंट को दिक्कत करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट मतलब आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी, रिएक्टेंट के मोल दे दिए जाएंगे, फिर आपसे कहा जाएगा कि प्रोडक्ट कितना बन के आया, जो इस रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाला है उसके मोल कितने बन के आए, प्रोडक्ट कितना बन के आ गया। तो अगर रिएक्शन में एक से ज्यादा कंपाउंड के आपको मोल दिए जा रहे हैं, तो ये समझ जाओ कि ये क्वेश्चन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से होने वाला है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा एक रिएक्शन है A2A प्लस 3B गिविंग A2B3। ये एक रिएक्शन दी गई, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। पहले तो आप देख लो, रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो पहला तो काम है उसको बैलेंस कर देना। और स्टार्टिंग में टाइम t=0 पर इसके दोनों की सपोज 10 मोल दिए गए। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब पहले तो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये है कोई कंपाउंड किसी रिएक्शन में ऐसा है जो पहले खत्म होने वाला है, जीरो होने वाला है, उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। मतलब जिसके खत्म हो जाने पर रिएक्शन में फर्दर प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा। इसीलिए पहले हम लोग ये पता लगाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा। और लिमिटिंग रिएजेंट के लिए फॉर लिमिटिंग रिएजेंट इनिशियल मोल्स डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक करना पड़ेगा आपको, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस रेशियो को चेक करना होगा, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके इस रेशियो को चेक करना होगा। और लिमिटिंग रिएजेंट के लिए ये जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। सिंपल सा चेक है। लिमिटिंग रिएजेंट वो कंपाउंड होगा जिसके लिए ये रेशियो मिनिमम हो जाएगा। तो आप देख रहे हो अगर आपने ए के लिए इस रेशियो की वैल्यू चेक की तो मोल कितने हैं 10 और इसका स्टाइकोमेट्रिक 2 है तो 5 आ गया रेशियो। फिर आपने बी के लिए चेक किया 10/3, 3 3 9, इस तरीके से 3.33 आ गया। अब आप देख रहे हो इन दोनों में मिनिमम कौन है, 3.33 मिनिमम है। इसका मतलब इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट बी हो गया। तो रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट अगर बी हो गया तो बी ही डिसाइड करेगा कि ये प्रोडक्ट बनेगा कितना। मतलब अब आप यहां से चेक कर लोगे, 3B से यहां कुछ नहीं लिखा है तो यहां पे 1 लिख दो। 3B के रिस्पेक्ट में 1 मोल A2B3 बना है, इसको आप इस तरह से लिख लो 3B 1 A2B3। मतलब 3B के रिस्पेक्ट में 1 मोल A2B3 बना है, तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में कितना बनेगा, 1/3 मोल बन जाएगा। और आपने रिएक्शन में 10 मोल लिया हुआ है तो 10 मोल के रिस्पेक्ट में कितना बनेगा, 10/3 मोल बन जाएगा, मतलब 3.33 मोल। A2B3 बन गया। ठीक है ना, ये A2B3 इतना बनने के बाद ये रिएक्शन रुक गई है, मतलब A2B3 इसके बाद बनना बंद हो गया। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता था कि अगर B लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब B पहले खत्म हो गया।
अब आपसे ये ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ए जो है कितना बचा हुआ है जब ये लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो चुका है, मतलब रिएक्शन होने के बाद ए कितना बचा है, ये हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो इसको हम बी से ए को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। किस तरीके से कंपेरिजन होगा समझना। आपने रिएक्शन लिखी है 2a + 3b गिविंग A2B3, इसके 10 मोल है स्टार्टिंग में t = 0 पर। तो अब B से A को कंपेयर करेंगे, मतलब 3 मोल B कंज्यूम 2 मोल A, 3 मोल B के रिस्पेक्ट में 2 मोल A अगर कंज्यूम हो रहा है तो 1 मोल B के रिस्पेक्ट में कितना कंज्यूम होगा, 2/3 मोल A का कंज्यूम हो जाएगा। और 10 मोल के रिस्पेक्ट में 2/3 इंटू 10 मोल कंज्यूम हो जाएगा 20/3, इतना तो कंज्यूम हो गया। ठीक है बेटा, तो ये लिया गया है चूंकि 10 मोल, तो अब आप ए लेफ्ट पता कर लो कितना बचा हुआ है। तो 10 लिया गया था और ये कंज्यूम कितना हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये कितना आ गया, 30 - 20/3, मतलब 10/3 मोल बच गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से इनको जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे वो लिमिटिंग रीजन के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। मतलब 3 से जैसे आपने ये पता लगा लिया 1 मोल बन रहा है, ऐसे ही इसके रिस्पेक्ट में ए कंज्यूम पता लगाया। तो लिमिटिंग रीजन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो गया। इसी की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि किसी रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनने वाला है, या कोई रिएक्टेंट अगर बचा हुआ है तो वो कितना बचने वाला है, ये हम लोग पता लगा सकते हैं। कोई भी एक रिएक्शन बैलेंस दी जाएगी उसमें इस टाइप का आप क्वेश्चन बना सकते हो। बात समझ आ रही? तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा, एक बहुत इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और यूज किया जाता है, वो होता है ईडियोमेट्री या गैस एनालिसिस। ईडियोमेट्री या गैस एनालिसिस कहते हैं इसको। मतलब कोई आपको अगर एक कोई गैस दिया हुआ है, कोई हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, आप ये पता लगाना चाह रहे हो कि इसका कौन सा हाइड्रोकार्बन, इसका फॉर्मूला क्या है, उसके लिए एक ये एक्सपेरिमेंट छोटा सा किया जाता है। ये एक ईडियोमीटर ट्यूब होती है, इसमें वो गैस लिया गया है CxHy, और इसको ऑक्सीजन के साथ में हम लोग कंबस्ट करा देते हैं। ऑक्सीजन के साथ में मतलब कंबशन की रिएक्शन पहले लिख लेते हैं, CxHy + O2 गिविंग CO2 + H2O। ये इसके कंबशन की इक्वेशन हो गई, इसको बैलेंस कर दो, x y/2, ये कितना आ गया, x + y/4। ये रिएक्शन बैलेंस कर ली। अब ये हाइड्रोकार्बन आपको सपोज A ml दिया हुआ है, A मिलीलीटर दिया हुआ है, फिर इसका कंबशन करा दिया गया, और कंबशन कराने के बाद में ये CO2 और H2O प्रोड्यूस होगी। CO2 गैसियस है, H2O वेपर प्रोड्यूस होगी। तो अब जब ये CO2 प्रोड्यूस होगा तो यहां पर आप देखो 1 मोल के रिस्पेक्ट में x मोल हो रहे हैं इसके CO2 के जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब इसका वॉल्यूम अगर A मिलीलीटर लिया जाएगा तो A इंटू x मिलीलीटर का CO2 आ जाएगा, और A इंटू y/2 मिलीलीटर का H2O आ जाएगा। इस तरीके से ये इन टर्म्स ऑफ x एंड y हमने इनके वॉल्यूम निकाल लिया। ए जितना भी दिया गया है वो आप पुट कर दोगे तो इनके वॉल्यूम एक्स और वाई के टर्म्स में आ गए। अब आपसे एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन में बताई जाएगी कि CO2 को हम लोगों ने क्या किया गया है कि क्वेश्चन में बताया जाएगा KOH से एब्जॉर्ब करा दिया गया, क्योंकि CO2 एक एसिडिक गैस होती है। तो CO2 जो होती है एसिडिक गैस होती है, पहले तो इट इज एब्जॉर्ब्ड it is absorbed in alcoholic KOH और NaOH solution। तो
CO2 को एल्कोहलिक KOH या NOH में जब आप एब्जॉर्ब कराओगे तो वॉल्यूम में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इसको बोला जाता है कि वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी होता। तो अगर आपसे कहा जाए कि एल्कोहलिक KOH या NOH की वजह से वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब आप तुरंत ये दिमाग में स्ट्राइक करोगे कि ये CO2 के वॉल्यूम को ही करस्पॉन्ड करेगा। ध्यान रखना। तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम ड्यू टू KOH और NaOH, ये सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है V1 मिलीलीटर है और आपको पता है कि ये जो CO2 है इसका वॉल्यूम AX आया है, तो आप क्या करोगे, यहां तुरंत एक रिलेशन बना दोगे, AX इज इक्वल टू V1। अब देखो A पता है, V1 पता है, यहां से X निकल आएगा। इस हाइड्रोकार्बन का कार्बन का जो एटम है X, ये आपको पता लग जाएगा। इसी तरह से आपको ये बताया जाएगा कि ये जो वाटर वेपर निकल के जा रही है, इसको हम लोगों ने कूल कर दिया, और जैसे ही कूलिंग करोगे ना तो ये वाटर वेपर होगी, लेकिन अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपको पता है कि गैस का वॉल्यूम तो ज्यादा था, अब ये लिक्विड का वॉल्यूम हो गया कम, तो वॉल्यूम में फिर से कमी आ जाएगी। तो यहां पर ये आपको एक चीज और बताई जाएगी कि कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम ड्यू टू कूलिंग। सपोज ये V2 है, V2 कब हुआ है, जब हमने क्या किया है, कूलिंग कर दी है। कूलिंग करोगे तो वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कूलिंग का टर्म अगर आपको दिखाई दे, तुरंत अपने दिमाग में स्ट्राइक करना कि जो ये वाटर वेपर A×Y/2 बन के आया है इसको V2 के बराबर कर देना। अब देखो A पता है, V2 पता है, तो यहां से क्या पता लग जाएगा, Y पता लग जाएगा। और जब Y पता लग जाएगा उसको आप फिर यहां पे रख दोगे, तो CXHY मतलब X भी पता, Y भी पता, तो वो हाइड्रोकार्बन क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो गैस एनालिसिस वाले क्वेश्चन है ये बहुत आसानी से आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। कुछ क्वेश्चन मैं इसमें आपको लिंक में और दे दूंगा, तो उस क्वेश्चन को ट्राई करके आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बेटा।